नमस्कार। साहित्य कला और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, कई बार समय हमसे कुछ अलग मांगने लगता है, हमारे लिए कोई अलग भूमिका निर्धारित करने लगता है। तब हमें लेखकों, कवियों, कलाकारों, बुद्धिजीवियों आदि की भूमिका से निकलकर बड़े संघर्षों का हिस्सा बनकर ये साबित करना पड़ता है कि समाज के प्रति हमारी प्रतिबद्धता कैसी और कितनी है। क्या वर्तमान समय हमसे यही मांग नहीं कर रहा है? ये सवाल पूछते हुए पेश है आज का ताना बाना। ताना बाना में आज आप देखेंगे, स्त्री विमर्श में दलित स्त्रियां कहाँ हैं विषय पर एक बहस में हिस्सा लेंगी वरिष्ठ कवयित्री सविता सिंह और लेखिका अनीता भारती। जाने माने संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी आज दूसरी आवाज में बात करेंगे पेरिस में चल रही चित्रकार हैदर रजा की प्रदर्शनी की। पुस्तक समीक्षा के क्रम में आज अनुपम सिंह के कविता संग्रह मैंने गढ़ा है अपना पुरुष पर प्रोफेसर अपूर्वानंद के साथ बातचीत। और अंत में जाने माने व्यंग्यकार ज्ञान चतुर्वेदी के स्तंभ ना काहू से बैर में राजा के लिए मुसीबत बन गया न्याय का घंटा। स्त्री विमर्श ने साहित्य को कुछ इस तरह से प्रभावित किया है कि अब वो उसका सर्वाधिक मुखर स्वर बन गया है। लेकिन क्या उसमें समाज के सभी वर्गों के स्वर मुखर हो पा रहे हैं? सभी स्त्रियों को एक ही जाति का मानने का आग्रह क्या उपेक्षित एवं वंचित तबकों की स्त्रियों के दुख दर्दों को स्त्री विमर्श शामिल कर पा रहा है? आज की बहस का मुद्दा यही है और उसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ कवयित्री सविता सिंह और जानी मानी लेखिका एवं दलित महिला लेखक संघ की अध्यक्ष अनीता भारती। ताना बाना में आप दोनों का स्वागत है। अनीता जी, पहला प्रश्न आपसे है, क्या आपको लगता है कि स्त्री विमर्श जो है, जो मुख्य धारा का स्त्री विमर्श जिसे कहा जाता है, वो स्त्री स्वरों को समावेश कर पा रहा है? इसको लेकर बार बार सवाल दलित समुदायों की तरफ से, दूसरे समुदायों की तरफ से उठता रहा है और इसका जवाब एक ये आता रहा है कि स्त्री एक जाति है, उसमें भेद नहीं करना चाहिए। क्या ये तर्क इस चीज को रोक पा रहा है या समावेश को बढ़ा रहा है? क्या कर रहा है? क्या स्थिति है आपकी नजर से? अनम्यूट कर लीजिए। तो हाँ, अनम्यूट ही है सर। जी आवाज आ रही है? जी। तो मैं ये कह रही थी कि हाँ हाँ, आ रही है। मैं मानती हूँ, अक्सर ये कहा जाता है कि जो स्त्री एक वर्ग है और उसकी कोई जाति नहीं होती। मैं सहमत नहीं हूँ इस बात से, क्योंकि ये कड़वी सच्चाई है कि स्त्रियों में जाति मतलब जब पूरे समाज में जाति है तो स्त्रियों में क्यों नहीं होगी। स्त्रियां भी जातियों में बटी हैं और तमाम तरह के जितने भी हम आयोजन देखते हैं तो उसमें जो है वो हम देखते हैं कि दलित स्त्रियों को शामिल नहीं किया जा सकता। मैं व्यक्तिगत तौर पे किसी की बात नहीं करी, कोई कोई व्यक्तिगत तौर पे इस बात के लिए सहमत होता है, जैसे सविता दी यहाँ बैठी हैं तो वो इस बात को मानती है कि समावेश होना चाहिए। लेकिन आमतौर पे मैं देखती हूँ कि बिल्कुल भी समावेशी नजरिया लोगों का नहीं है। बल्कि मैं कहूँगी सो कॉल्ड हमारी बड़ी बड़ी लेखिकाएं तो ये कहते हैं कि दलित तो कुछ होता ही नहीं है, दलित साहित्य कुछ होता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो बात कही जाती है ना कि स्त्री एक वर्ग है, वर्ग नहीं है। स्त्रियां जातियों में बटी हुई हैं। उनकी जो मान्यताएं अलग है, उनके मूल्य अलग है, उनकी सारी चीजें अलग है। और जब भी कभी ऐसी बात आ जाती है तो हमें दिख जाता है कि वो जो सवर्ण जाति की महिला एक वर्ग में तब्दील हो जाती हैं। और चाहे वो किसी भी जाति की हो, सवर्ण जाति की, वो सब एक हो जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि जब आप देखिए, चाहे वो साहित्य अकादमी के प्रोग्राम हो, चाहे किसी यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम हो, चाहे वो इंटरनेशनल प्रोग्राम हो, चाहे वो राजनीति की बात हो, कोई भी बात हो, वहां देखिए कि दलित स्त्री को कोई जगह है ही नहीं। और अगर बहुत ज्यादा हुआ तो टोकन के रूप में उसको कहीं कहीं शामिल ये कर लिया जाता है कि देखिए हम हैं। लेकिन ये एक बनावटी छद्म टोकनिज्म है। क्योंकि अगर आप देखिए पूरे महिलाओं के सत्र में अगर आप एक सत्र दलित महिलाओं का रखते हो तो उसमें आप दलित महिलाओं को ही रखते हो। तो ये एक तरह से उनको कॉर्नर करना हो गया, एक तरह की अस्पृश्यता है ये भी, कि आप जो है कि पूरे सत्र में
जब आपको मालूम है कि दलित महिलाएं कहानीकार भी हैं, उपन्यासकार भी हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, तो आप उनके लिए कॉर्नर क्यों चुनना चाहते हो? आप उनको पूरे परिवेश में, अगर कहानी की बात है तो उनमें उनकी कहानियां भी आएंगी, कविताओं की बात है तो उनका साहित्य आएगा, लेकिन आपने उनको, जब भी कविताओं की बात होगी तो दलित स्त्रियों की कविताओं का जिक्र भी नहीं होगा, और ना ही इस किसी चीज में। लेकिन हाँ, अगर विशेष तौर पे कुछ लिखना होगा तो वो एक कॉलम बना करके दलित स्त्री साहित्य पे लिखा जाएगा। तो ये एक बड़ी पीड़ादायक बात है कि आप उनको शामिल नहीं करते। और हालांकि मुझे लगता है दलित साहित्य जो है वो, दलित स्त्रियां जो है वो तमाम तरह की बुक्स पढ़ती हैं, उन पर अपना रिव्यू भी देती हैं, लेकिन मैंने बहुत कम देखा कि जिसमें कि दलित स्त्रियों के साहित्य को पढ़ करके उस पर एक समग्र रूप में चर्चा हो। मैं उदाहरण के तौर पे ये कहना चाहूंगी कि जैसे जब कविताओं की बात होती है तो कोई आर्टिकल में अगर सामान्य रूप से उनका भी जिक्र हो तब हमें लगता है कि एक धारा की बात है, लेकिन जब आप अलग से आर्टिकल लिखेंगे तभी उनका जिक्र करेंगे तो ये एक गलत बात है। जैसे कि अभी पिछले दिनों कई प्रोग्राम्स हुए, अभी जैसे साहित्य अकादमी का प्रोग्राम अभी आने वाला है भारतीय भाषाओं का, तुम देखेंगे उसमें भी स्त्रियां कम शामिल की जाती है, जिनसे जिनकी गोटियां फिट हो जाती हैं, जिनसे जिनके इक्वेशन बैठ जाते हैं, जिनसे जिनके फायदे मिलने की बात हो, उस तरह के वो लेखक को टोकन के रूप में शामिल जरूर कर लेते हैं। लेकिन एज ए, अगर मैं सोच के तौर पे कहूँ, एक प्रतिबद्धता के तौर पे कहूँ, तो वो इस तरह का हमें नहीं दिखता है। सविता जी, आप क्या महसूस करती हैं? क्या जो मुख्य धारा का स्त्री विमर्श है, उसमें सवर्ण तबके इस कदर हावी हैं कि एक टोकन के तौर पर, प्रतीक के तौर पर तो दलित साहित्य और साहित्यकारों को जगह दे देते हैं, लेकिन वो मुख्य धारा का उस तरह से हिस्सा नहीं बन पाते हैं, और इसीलिए दलित जो साहित्यकार हैं, चाहे महिला पुरुष कोई भी हो, वो एक अपनी अलग जगह भी ढूंढने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये जो बातचीत है मुकेश जी, ये काफी क्लिष्ट है। मैं आपको बताऊं, पहली तो बात यह है कि कोई एक सवर्ण स्त्रीवाद नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊं। अनीता ने ठीक ही कहा है कि कुछ लोग हैं इस तरह के, लेकिन ज्यादातर मैं सवर्ण हूं, लेकिन मैं अपने को सवर्ण स्त्रीवादी नहीं कहती, मैं हूं ही नहीं। पहली बात तो ये है। स्त्रीवादी विमर्श में मेरा अपना एक दखल है, अनीता भी जानती है। मैंने अपने विमर्श में कभी भी दलित स्त्री को, जो सवर्ण लोगों के नजरिए में दलित है, वैसा कह के मैंने कभी उन लोगों को उस तरह से शामिल न किया, न बहिष्कृत किया। तो क्या होता है जब आप विमर्श कर रहे होते हैं, खास करके जहां पर दमन, जहां पर अस्पृश्यता, जहां पर हर तरह का निषेध संस्कार में है, काम कर रहा होता है, तो वो तरह तरह से अपने को प्रदर्शित करता है, अपने को दिखाता है ना। ये जो सिचुएशन, इसको मान के चले तो हम पाएंगे कि ये प्रवृत्ति है अभी भी। लेकिन अगर मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म की बात आज हम करें, तो जो मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म है वो इंटरसेक्शनल है, इस चीज को समझना पड़ेगा। यानी कि अगर आपकी समझ पितृसत्ता को लेकर ऐसी है, जिसको हम इंटरसेक्शनल कहते हैं, यानी कि पितृसत्ता जातिवाद, नस्लवाद, इन तमाम चीजों से बनी है, और इसीलिए ये सारी चीजें अपने आप को मैनिफेस्ट करती रहती हैं। अगर हम ये मान के चलें, तो फिर मैं अपने व्यवहार में, मैं अपने काम में कभी भी ये कोशिश नहीं करती कि उनको टोकन के तौर पे लिया जाए। अनीता को मालूम है, अभी मैं एक स्त्री प्रतिरोध की कविता का संग्रह मैंने किया है, एक महत्वपूर्ण संग्रह होगा ये। उसमें प्रतिरोध करती हुई आवाजों को मैंने लिया है, जिसमें अनीता है, अनीता की बड़ी बहन जो मेरी मित्र थी रजनी तिलक, वो हैं, आदिवासी कवित्रियां हैं। आप पाएंगे कि वो एक ऐसा कोलाज है जिसके बगैर स्त्रीवाद संभव नहीं है। सविता जी, क्या मैं ये मानूं कि आपकी बात नहीं हो रही, एक इन जनरल, क्या जो मुख्य धारा का फेमिनिज्म है उसमें सवर्ण तबके हावी हैं? आप जैसे कुछ लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि सबका समावेश हो, लेकिन जो मुख्य स्वर है, और शायद इसीलिए ये तर्क भी बार बार दिया जाता है कि स्त्रियों की कोई जात नहीं होती, वो एक ही जाति। मैं आपको बताऊं, आपको अगर ढूंढना हो ये लक्षण
कि सवर्ण स्त्रीवाद क्या है, तो आप जाके देखिए कि वो स्त्रियाँ क्या लिख रही हैं। क्या अभी वो सीता, राधा, तमाम तरह के जो पौराणिक हमारी मथक और कथाएँ हैं, उन पर ध्यान दे रही हैं, उन्हीं पर लिख रही हैं, या कुछ नया करने जा रही हैं? क्योंकि जिस चीज़ का डिमांड अनीता कर रही हैं, वो बिल्कुल नया प्रस्थान बिंदु होना चाहिए। हम पीछे जा कर के और पाएँगे भी क्या? हमारा सारा साहित्य जो है उस तरह का, जिसको हम अपना क्लासिकल लिटरेचर कहते हैं, वो पूरा पितृसत्तात्मक है। उसमें आप नए इंटरप्रिटेशन देकर अगर कोई कोई प्रकाश लाना चाहें तो बात अलग है, लेकिन अगर आप सिर्फ़ बार-बार पीछे लौटना चाह रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ा लक्षण है कि आप सवर्णवादी हैं। आपको भविष्य की चिंता नहीं, इसलिए उसके लक्षण को देखिए, है ना? कम से कम आप भी ये स्टेटमेंट मत दीजिए कि स्त्रीवादी लेखिकाएँ ऐसा करती हैं। कोई सवर्णवादी स्त्री विमर्श हो ही नहीं सकता। मेरा तो ये मानना है सैद्धांतिक रूप से। अगर स्त्रीवाद है, तो वो समावेशी होगा। अन्यथा वो पितृसत्ता का ही एक दूसरा संस्करण है जो स्त्रियों द्वारा गढ़ा जा रहा है। ये अगर समझ में बात आ जाती है, तो फिर हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है इस विषय पे बातचीत करना। जी। अनीता जी, तो क्या ये माना जाए कि जिसे आप सवर्णवादी स्त्री विमर्श कह रहे हैं, वो दरअसल एक छद्म स्त्री विमर्श है, जो अपने सवर्णवाद को ढकने की कोशिश में ये तमाम तरह के प्रपंच करता है। लेकिन अगर स्त्री विमर्श है सच्चा, तो उसमें ये सब शामिल होंगे। लेकिन सच्चा स्त्री विमर्श हो रहा है क्या? है तो किस पैमाने पर? मैं तो सविता दी के एक शब्द जोड़ना चाहूंगी। सविता दी ने कहा पितृसत्ता, और मैं ये कहूंगी ब्राह्मणवादी पितृसत्ता। बिल्कुल, ये भी सही हाँ, बात है कि हमारा ब्राह्मण भारतीय पितृसत्ता जो है वो ब्राह्मणवादी है, और ब्राह्मणवादी इसीलिए है। ब्राह्मणवाद से अगर कोई पुरुष लड़ रहा है, तो हम हम्म, उसको भी शामिल करते हैं अपने विमर्श में, उसको भी हम नकारते नहीं। इसलिए सिर्फ ये स्त्रियों का ही मामला नहीं है। जब कोई दलित स्त्री अपनी यत्ता, अपने अस्तित्व के बारे में, अपने उत्पीड़न के बारे में लिख रही है, तो उसमें उस आधार पर, यानी कि जाति के आधार पर किया गया उत्पीड़न पुरुषों के लिए भी अगर है, तो भी वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि उसके बारे में भी बिना बात किए हुए आप कोई स्त्री विमर्श नहीं चला सकते, जो सच्चा स्त्री जी, विमर्श है। क्योंकि वो जी, पूरे समाज के उत्थान की बात है, उसको बदलने की बात हो रही है। हम्म, सिर्फ स्त्री के बारे में, स्त्रियों की चिंता करके ही स्त्रीवाद नहीं आगे बढ़ा। एक समय, एक हिस्टोरिकल फेज आता है जब आप, जिसको लोग अस्मिता कहते हैं हिंदी में, कि आप अपनी अस्मिता की पहचान कराते हैं। लेकिन यहीं पे ये विमर्श रुकता नहीं है, ये विमर्श बहुत आगे जाता है। ये विमर्श बाकी सारे विमर्शों को छांट कर, उससे अच्छा लेकर, जिसको हम डायलेक्टिकल मेथड कहते हैं, और उसके बाद आगे बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि इतिहास उन्हीं का है और वही बनाते हैं जिनका सबसे ज्यादा शोषण होता है। आप अगर जी। मार्क्सवाद में भी जाना चाहें, तो मार्क्स ने आखिर क्यों सर्वहारा को ही क्यों चुना उस क्लास के रूप में, उस क्रांतिकारी वर्ग के रूप में? क्योंकि उनको मालूम था कि वही इस परिवर्तन को ला सकते हैं जिसको वो समाजवादी परिवर्तन कहते थे। जी, अनीता जी कुछ जोड़ना चाह रही थी। हाँ, अनीता मैं जी। ये कहती थी कि मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि जो दलित स्त्री है उसकी लड़ाई तो दोनों से है। और मैं ये कहूंगी उसकी जो लड़ाई, जैसे उन्होंने कहा कि सवर्ण स्त्रियां, मतलब कि देखिए एक जाति प्रिविलेज होती है, और आप इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जाति से चीजें तय होती हैं। और आप देखिए कि चाहे वो शिक्षा संस्थान हो, चाहे अकेडमियां हो, चाहे जो भी हो, वहाँ जिनका वर्चस्व होता है, वैसे औरतों के लिए पहुंचना मुश्किल होता है, मैं ये मानती हूँ, सवर्ण स्त्री के लिए भी मुश्किल है, लेकिन जब वो किसी पोजीशन पर जाती हैं, तब भी मतलब वो तो जा सकती है, उनका कास्ट का प्रिविलेज जुड़ा हुआ है। लेकिन दलित स्त्रियों के पास तो वो भी नहीं है। और मैं ये कहूंगी कि मैं डेफिनेटली इस बात को मानती हूँ कि स्त्रियों में जातियां होती हैं, और ये कड़वी सच्चाई है। और इसका मैं ये देखती हूँ साहित्य में कि जब नई नई आलोचना की किताबें आ रही है, उसमें भी आप दलित स्त्रीवाद को चिन्हित नहीं करते हो। आपने तमाम तरह की घटनाएं पढ़ी, तमाम तरह के आर्टिकल पढ़े, तमाम तरह की कविताएं पढ़ी। अब देखिए, जैसे कि ब्लैक लिटरेचर था, या मैं कहूंगी अश्वेत लोग जो थे, उनको हर जगह उनको शामिल किया गया, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे फिल्म हो, चाहे कोई भी चीजें हो। लेकिन यहाँ पर वो प्रयास दिखते नहीं है। और वो मैं इंडिविजुअल तौर पे, मैं सविता दी का नाम, मैं इंडिविजुअल तौर पे, कुछ लोग कॉन्शियस हैं इस बात को लेके,
लेकिन इंडिविजुअल तौर से ज्यादा एक सामूहिकता की बहुत जरूरत है। और सामूहिकता तब डेवलप होगी जब हम कास्ट को खत्म करने के लिए सेंसिटिव होंगे, डिकास्ट होंगे। लेकिन हम तो डिकास्ट होते ही नहीं है। हम जो है जैसे जो लोहा चुंबक जो है वो लोहे को खींचते है, इसी तरीके से जाति अपनी जाति के लोगों को खींचती है। और आप देखिए, कहीं भी किसी भी तरह का साहित्यिक मेला हो, साहित्यिक उत्सव हो, या राजनीति पे बात हो, तो हम उन लोगों को एकदम जो है वो हमारी दृष्टि में आते ही नहीं है वो क्या लोग। अनीता जी आप ये कहना चाह रही हैं, अनीता जी क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि जो मुख्य धारा का स्त्री विमर्श है उसमें सविता सिंह जी जैसे लोग तो हैं, लेकिन उसका जो प्रमुख स्वर है, जो हाँ, हावी है उस स्वर पर, वो सवर्णवादी स्वर है। मैं सविता जी के साथ अनामिका भी का भी नाम लेना चाहूंगी। मुझे क्योंकि मैं इन लोगों से जुड़ी हूँ, मुझे मालूम है कि उनकी दृष्टि में एक समावेशन है। और इसलिए मुझे जो है मुझे इनके साथ कंफर्टेबल फील होता है। लेकिन बाकी मैं जब हम स्टेटमेंट सुनते हैं मंच पर कि क्या है दलित औरतें बांटने आगे क्या है, चाहे वो कोई भी मामला हो, लिटरेचर का हो, रिजर्वेशन का हो, किसी का भी हो, तो इस तरह के स्टेटमेंट खुलेआम देती हैं वो। तो बड़ा दुख होता है कि भाई इस तरीके से जो है वो आप खुद ही, जब आपको मालूम है आपकी जगह बन चुकी है, आपको जाति का प्रिविलेज है, आपको परिवार का प्रिविलेज, आपको विरासत में चीजें मिली, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी से विरासत पे मिली है, और तब आपको ये लगता है कि ऐसा जाति एग्जिस्ट नहीं करती, तो बहुत हास्यास्पद बात है ये। क्योंकि आपने झेला नहीं है, आपने उन परिस्थितियों को जिया ही नहीं है जो कि एक व्यक्ति को आने के लिए जो झेलनी पड़ती है। एक जो दलित जाति के व्यक्ति को, दलित समुदाय के व्यक्ति को, महिलाओं को जो झेलनी पड़ती है, वो आपने झेला ही नहीं। वो सिर्फ आपने जो सुना है, सुनने के आधार पर भी आप ये कहते हो कुछ ऐसा नहीं है। आप अपने घर में भी प्रैक्टिस करते हो तो भी नकारते हो उस बात को। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है। और मुझे लगता जी है कि ये एक बड़े स्तर की बात है कि हम लोग मिलके बैठे और बहुत कोशिश की, दलित स्त्रियों ने बहुत कोशिश की कि एक बहनापा डेवलप हो। लेकिन अब वही ढाक के तीन पात होता है। अब कोई आलोचना की किताब आती है, एक आलोचना की किताब आती है जो जिसको फेवरेट करता है। और हम जानते हैं कि मीडिया में और वहां पर पत्र पत्रिकाओं में कौन लोग बैठे, कौन संपादक है। एक किताब छा जाती है और बाकी किताबों पे चर्चा भी नहीं होती। दलित साहित्य पे वही दलित राइटर ही लिखेंगे। तो ये थोड़ा सा बहुत मुझे मतलब लगता है कि हम जिस समाज की कल्पना करते हैं, हम कि भाई एक ऐसा समाज जिसमें ना कोई जाति होगी, ना लिंग होगा, भाषा का कोई भेदभाव नहीं होगा, रंग का कोई भेदभाव नहीं होगा, ऊंच नीच का, पैसे का, वो बहुत दूर लगती है वही सारी चीज, जब हम जी अपने आसपास षड्यंत्र की तरह चीजें देखते हैं तो। जी सविता जी, ये एक वैचारिक और सैद्धांतिक रूप से ठीक हो सकता है जो आपने कहा, लेकिन असलियत क्या ये नहीं है कि हर जगह एक जातीय वर्चस्व की लड़ाई चल रही है? वो इस फेमिनिज्म के में भी हावी हो सकती है। जो सवर्ण जातियों की रचनाकार हैं, वो अपने तरह से अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए, दिखाने के लिए बेशक सहानुभूति प्रदर्शित करते होंगे, जोड़ने का एक नाटक भी होता होगा, लेकिन जो मुख्य स्ट्रेटजी है उनकी, वो यही है कि अपने वर्चस्व को कायम रखा जाए। मुकेश जी, मैं फिर एक और बात करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अनीता भी इसको ध्यान से सुने। पहली बात ये है कि जैसे मैंने कहा कि अगर कोई स्त्री लिखती है, इसका मतलब नहीं है कि वो स्त्रीवादी है, ठीक है। दूसरी बात कि सवर्ण स्त्रीवाद जैसी कोई चीज नहीं हो सकती, क्योंकि स्त्रीवाद में ये चीज जो हम जिस अभी सैद्धांतिक मुकाम पे हैं या ऐतिहासिक मुकाम पे हैं, वहां पर इस भेद को मिटाने की लड़ाई चल रही है। ये स्त्रीवाद इस लड़ाई को स्त्रीवाद लड़ रहा है, और यहाँ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में, ठीक है। तो ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात कि जो अनीता कह रही हैं वो भी सत्य है कि अपने संस्कार को बिना जांचे, अपने इंटेंशन को बिना जांचे, अनक्रिटिकल जिसको कहते हैं, हाँ, सेल्फ की कोई आलोचना जहां नहीं हो, उस तरह की राइटिंग स्त्रियां कर रही हैं। वैसी स्त्रियों के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि उनको क्रिटिकल होना चाहिए। जब वो अपनी राइटिंग को लेकर के क्रिटिकल होंगी, तब उन्हें दिखेगा अनीता क्या कह रही है, क्यों ये गोलबंदी हो जा रही है, क्यों लोग उन बातों को स्वीकार कर लेते हैं जो बातें स्त्रीवाद की बातें नहीं हैं। तो मेरा स्टैंड पॉइंट ये है कि
अपनी राइटिंग से या मेरे जैसे कोई और भी जो लोग हैं, अगर वो लेखन करते हैं तो उनमें एक संघर्ष भी दिखना चाहिए। मैं अपनी राइटिंग में लगातार संघर्ष कर रही हूँ, पुरुषों से ज़्यादा स्त्रियों से। मैं आपको ये बता दूँ को तो ये जो संघर्ष है ये बहुत एक गहरा एक है, प्रश्न है, सविता जी, भाषा एक प्रश्न है मेरा। कथ्य के स्तर पर है, हर जगह पर ये संघर्ष एक स्त्री जो चेतस है, उसको करना पड़ रहा है। मैं कहती हूँ कि स्त्रीवाद क्या हासिल कर लेगा अनीता भारती को अलग करके? अनीता की राइटिंग इतनी सशक्त राइटिंग है, उसको लूज़ करके, उसको खो करके, उसका स्वीकार बिना किए हुए कुछ खोएगा ही ना इस तरह का विमर्श। तो बेहतर होगा कि हम उधर से जो चीज़ें आ रही हैं, बातें आ रही हैं, उनको हम आत्मसात करें और हम अपनी राइटिंग को उस हिसाब से चलाएं। क्यों हमें हीनता का भाव महसूस होता है किसी दलित स्त्रीवादी लेखन को लेकर के? क्यों होता है? क्या उसने जो ज्ञान का उपार्जन किया है वो कहीं से कमतर है? मुझे नहीं लगता। मैं सविता आपको एक जी, चीज एक सवाल है, यहाँ पर एक सवाल है। जब सवर्ण राजनीति हो सकती है, समाज में सवर्णों का वर्चस्व हो सकता है, तो इस तरह के विचारों और विचारधाराओं और समूहों में वो क्यों नहीं दिखेगा, वो क्यों नहीं होगा? आपने कहा कि सवर्ण बिल्कुल दिखेगा, दिख रहा है, लेकिन स्त्रीवाद मैं नहीं हो उसको सकता स्त्रीवाद है। नहीं मानती। मैं नहीं, उसको स्त्रीवाद नहीं मानती। आप व्यक्तिगत स्तर पर नहीं मानती होंगी, हाँ, आप व्यक्तिगत स्तर पर उसको व्यवहार में भी नहीं ये लाती होंगी, लेकिन सामान्य जो लेखन है, बहुत अनक्रिटिकल सामान्य लेखन है वो, बस इतना ही आप मानिए। क्योंकि अगर हम ये स्टैंड नहीं लेते हैं, तो स्त्रीवाद भी उसी ब्राह्मणवादी उसके क्या कहते हैं, पितृसत्ता के लेटर बॉक्स में चला जाएगा, उसके खजाने में जमा हो जाएगा जाकर के। हमें तो बहुत ज़्यादा सतर्क रहकर होना है, क्योंकि हमारी राइटिंग को हर तरह से परीक्षा उसकी ली जा रही है, हर तरह से उसको क्रिटिकली पढ़ा जा रहा है। मैं रोज़ कुछ ना कुछ सुनती रहती हूँ, अपने लेखन के बारे में भी। और मैं हर रोज एक नया कदम लेती हूँ। तो ये संघर्ष जो है ये झूठा नहीं होना चाहिए, ये जी, सच्चा संघर्ष होना चाहिए। जी, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि स्त्रीवाद का उपयोग ना किया जाए, उसकी फसल ना काटी जाए। उसको उसको उसकी फसल को उगाने में अपना अवदान होना चाहिए या उसमें हमारी मेहनत लगनी चाहिए। तो जी, मैं ये जो जिस बारे में अनीता बात कर रही हैं, ये सामान्य हमारे हिंदुस्तान की जो ब्राह्मणवादी पितृसत्ता है, जिसने स्त्रियों को भी पितृसत्तात्मक बनाया है, उसको लेकर के ये अभी बातें कर रही हैं। लेकिन जो हमारा स्त्रीवाद है, जिस स्त्रीवाद की कल्पना हम लोग कर रहे हैं और लिखना चाह रहे हैं और लिख भी रहे हैं, उसमें तो ये जो असमानताएं हैं, ये जो उत्पीड़न के चिन्ह हैं या प्रैक्टिकल चिन्ह हैं, उनसे तो हमें छुटकारा पाना ही है, उसको हटाना ही है, उसके बगैर तो आगे बढ़ नहीं सकते। वो फिर जी, वही होगा जब स्त्रियों को रिजर्वेशन मिला, तो जो पति हैं वो जो पति परमेश्वर थे, वो भी वही अब पति सरपंच बन गए। ये स्थिति नहीं चाहिए, ये स्त्रीवाद नहीं है, ये मैं कहना चाहती हूँ। जी। लेकिन मैं अनीता जी से समझना चाहता हूँ कि वो क्यों बार-बार सवर्ण स्त्रीवाद को अंडरलाइन करना चाहती है? उनका पक्ष इस बारे में क्या है? अ, अनम्यूट कर लीजिए। जी, मैंने अनम्यूट कर लिया और बीच में नेट चला गया था 1 सेकंड के लिए। तो मैं सविता दी आपसे इतना तो सहमत हूँ कि वो स्त्रीवाद नहीं है, लेकिन ये एक यूटोपिया की स्थिति है कि हम ये माने, हमारी आदर्शवादी स्थिति है कि जो औरतें जातियों में बटी हैं, वर्ग में बटी हैं, जो इम्पोर्टेंस नहीं देती अन्य अस्मिताओं को, विचारधाराओं को, सिद्धांतों को, वो स्त्रीवादी नहीं है। वो एक आदर्श स्थिति है, हम ये अपने मन से माने, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हम देखते हैं, मैं आपको फिर वही कह रही हूँ कि स्त्रीवादी के तौर पे पहचानी कौन जाती हैं औरतें? वही पहचानी जाती है ना। आप जब जो भाई जिस तरह का आप लिटरेचर या जिस तरह का राजनीति या जिस तरह का करते हो, जब मैं ये कहती हूँ कोई पुस्तक आती है और उसमें औरतों की बात होती है, लेकिन दलित औरतों की बात नहीं होती, तब भी तो आप स्त्रीवादी बोलते हो ना, उसको बोलोगे ही, क्योंकि वो किताब स्त्रियों के पक्ष में आई है। लेकिन उसमें एक कोना बिल्कुल खाली पड़ा, उसमें आदिवासी औरतों का कोना खाली पड़ा, उसमें जो है वो मुस्लिम औरतें आपने शामिल कर भी ली, तो उसमें दलित और तो लेकिन आप जो है वो आपने क्योंकि स्त्रीवाद का एक सेट पैटर्न है। सेट पैटर्न ये है, समावेशी हम बात करते हैं, लेकिन सेट पैटर्न ये है कि जब स्त्रियों की अस्मिता पे बात की जाएगी, लेकिन वहां कहीं नहीं लिखा कि दलित स्त्रियों को उसमें शामिल किया जाएगा। ये मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी पिछले 30-35 साल से
महिला आंदोलन में जुड़ी रही हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों की एकता पे बात करते हैं, ना वो जाति पे बात करते हैं, ना किसी उत्पीड़न पे बात करते हैं। और उस तरह के लिटरेचर को या उस तरह की बातों को तो अब ये कह के खारिज कर दिया जाता है कि देखिए औरतों को बांटने की कोशिश मत करिए। हालांकि ये फंडा बहुत समय से चल रहा है कि औरतों को बांटिए मत और ये सब है। तो उससे आगे बढ़ करके ये थोड़ा सा कदम आगे बढ़ा है कि उनके लिए स्टेशन रख देते हैं। लेकिन अभी थोड़ा मुझे लगता है ज्यादा रिवाइव चल रहा है कास्टिज्म का, जातिवाद का, तो वो कोना भी धीरे धीरे छिन रहा है। अब वो वहां भी नहीं रखना चाहते, वो बीच में भी नहीं रखना चाहते। आप पूरे एक साल के प्रोग्राम उठा के देख लो, जितने भी प्रोग्राम हो उसमें दलित महिलाएं का है ही नहीं, है ही नहीं। आप देखिए उसमें उठा करके, अगर किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत लिंक हुए तो वो जरूर शामिल हुआ है, लेकिन एज ए सैद्धांतिक तौर पे हमारे भारत में इस चीज को शामिल नहीं किया, समावेशी दृष्टि नहीं है। बल्कि मैं कहूंगी कि पिछले दिनों तो इस तरह की भी चीजें आई कि उसमें जो थी वो महिलाएं भी जो स्त्रीवाद का झंडा लेके चलती हैं, कि हमें उनको भी शामिल नहीं किया जाता कि कास्ट का इतना वर्चस्व हो गया। कास्ट में भी पुरुषों की कास्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्त्रियों की कम महत्वपूर्ण है। भाई जब आप एक प्रोग्राम रखते हो, सारे झा तिवारी ओझा ये वो रख लेते हो, उसमें अब महिलाएं शामिल नहीं करते, झा तिवारी ओझा उनको भी नहीं करते आप। लेकिन जब जब आप समावेश की बात करते तो आप उन औरतों को शामिल कर लेते हो, लेकिन दलित महिलाओं और आदिवासी औरतों को शामिल नहीं करते। तो ये एक चीज है, और ये बार बार देखने में आ रही है। और जब से सोशल मीडिया आया तब से तो मुझे लगता है और भी ज्यादा जो भेद है वो दिखने लगा है। था, हमेशा से था, लेकिन सोशल मीडिया से जो है वो अब वो चीजें प्रदर्शन में भी आने लगी कि पूरी जो लड़ाई है वो जाति की, वर्चस्ववाद की, हित की, और कौन किसके बेहतर लिंक में है, कौन किससे किसको फायदा मिलेगा, ये पूरी जो है लड़ाई जो ब्राह्मणवाद का जो मुझे कहते हैं जो मूल्यहीनता है, उसकी जो लड़ाई वो जाति के बरक्स जो खड़ी हो गई है, मुझे लगता है कि वो आदर्शवादी स्थिति मैं सविता दी आप मान सकते हो, मैं मान सकती हूँ, उमा चक्रवर्ती मान सकते हैं कि स्त्रीवाद में ये सब नहीं है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई है कि ये है। हमारी यंग जो आलोचक किताब लिख रहे हैं ना, उसमें भी दलित महिलाओं के चैप्टर वो गायब कर दे रही है, उनको कोई सेंसिटिविटी नहीं है। उनका वो उनकी वो है ही नहीं विचारधारा, क्योंकि उनको किसी जैसे तैसे करके उनको अपना नाम बनाना है स्त्रीवाद में। तो नाम बनाने के लिए यहाँ से कट पीट किया, वहां से काटा, ये थिंकिंग उठाई, वो पूरी किताब लिख मारी, लेकिन उसमें क्या है वो ये नहीं जानेंगे। क्योंकि तो अनीता, मैं ये कहना चाहती हूँ कि फिर ऐसी चीजों को हमें हमें भी खारिज करना चाहिए ना। मैं नहीं एक्सपोज समझती करना कि जो मेरा चाहिए, स्त्रीवाद बिल्कुल। है वो आदर्शवादी है। मैं मानती हूँ कि मैं जो कुछ अभी कर रही हूँ या मेरे जैसे जो लोग भी कुछ कर रहे हैं, वो आदर्शवाद के नाम पर नहीं कर रहे हैं, वो यथार्थ को बदलने के लिए कर रहे हैं। इसलिए मैं नहीं सोचती कि इसको ऐसे कहना चाहिए कि ये आदर्शवादी है। ये एक तरह से इसको भी खारिज करना हुआ, जबकि ये एक्चुअली में ये एक बहुत ही जिसको कहते हैं यथार्थवादी मैं कहूँगा प्रोसेस है और आदर्शवादी कदम है ना? कविता जी, मैं ऐसा आदर्शवादी मानती हूँ। बदलते हैं, धीरे-धीरे आदर्शवादी बदलते हैं। धीरे-धीरे मेरा मानना है कि और भी बादल छटेंगे, लेकिन मुकेश जी, बहुत ज़रूरी है कि जब हम इन सारी चीज़ों पर बातचीत कर रहे हैं, तो हम देखें कि हमारा अभी समाज, हमारी अभी राजनीति में वर्चस्व में बैठे हुए लोग, वो कौन से हैं? क्योंकि जो साहित्य का फील्ड है, क्षेत्र है, उसको लगातार कंट्रोल किया जा रहा है। उसको लगातार नए सिरे से पितृसत्तात्मक बनाया जा रहा है। स्त्रियों को ऐसी स्त्रियों को जो ब्राह्मणवादी हैं या आप कह सकते हैं छद्म स्त्रीवादी हैं, उनको पुरस्कार दिए जा रहे हैं, बड़े-बड़े पुरस्कार, पैसे दिए जा रहे हैं। इस तरह से इस पूरे जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको कुंद किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें हमें देखने की हैं, क्योंकि स्त्रीवाद कोई कोरा विमर्श तो है नहीं, ये बहुत ही पॉलिटिकल मामला है, बहुत ही राजनैतिक विमर्श है और इसीलिए हम मासूम नहीं बन सकते। हमें मालूम है कि हमें कितनी तरह से और कितनी तरफ से दबाया जा रहा है। तो एक तरह का खतरा है, मैं आपको बताऊं, जो जिस स्त्रीवाद को अनीता आदर्शवादी कर रही हैं, वो इतनी यथार्थवादी चीज है कि उसके प्रति बहुत आक्रोश है, बहुत मजबूत लोगों के यहाँ, जिन लोगों का वर्चस्व है इस समाज में, और बहुत सारी स्त्रियां उनके साथ जा रही हैं। ये मैं मानने के लिए तैयार हूं अनीता की बात। वे सब बिना सोचे समझे, क्योंकि एक कैटेगरी क्रिएट हो गई है जिसको आप कह रहे थे स्त्री,
स्त्रीवादी स्त्री की कैटेगरी क्रिएट हो गई है। उस कैटेगरी में कौन से लोग आ रहे हैं, इसको देखने वाला कोई नहीं है, और जिसकी वजह से इस तरह की तमाम घटिया किस्म की हरकतें हो रही हैं कि जो संघर्षशील स्त्रियां हैं, चाहे वो दलित हों, चाहे वो आदिवासी हों, चाहे वो मजदूर वर्ग से हों, या मजदूर वर्ग को संबोधित करके अपना काम लिख रही हों, उन सबको अलग करने की, उन सबको जिसको कहते हैं डिमोरलाइज करने की हर तरह की कोशिश हो रही है। तो मेरा तो अपना यही कहना है कि हम इन चीज़ों को ठीक से समझें, उनके प्रति बहुत चेतस रहें, और ऐसे तमाम पुरस्कारों को नकार दें। ये नहीं, हमारी राइटिंग का ध्येय पुरस्कार पाना नहीं है, इस समाज को बदलना है जो इतना खराब है। इस तरह जी की पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, इतनी पुरानी हो चुकी है, इसमें मनोवाद है, इसमें तमाम तरह की वैसी प्रवृत्तियां हैं जो स्त्री को या दलितों को, उनके जीवन को, उनके अस्तित्व को मिटा देना चाहती हैं। आप ये बताइए, जी किस किस सभ्यता में 30 साल के आदमी या 40 साल के आदमी को 8 साल की बच्ची से विवाह करने के लिए वैधता प्रदान की गई हो, वो भी मनुस्मृति से? ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि मनु ने स्त्रियों को कहा कि पुरुषों के अधीन रहना चाहिए, लेकिन और क्या क्या उन्होंने उसमें लिखा है, आपको अंदाजा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सती अंत प्रथा, में जी इसी इसी पितृसत्ता में तो सती प्रथा नाम की चीज आई, कहीं और नहीं है ये। तो ये बिल्कुल ब्राह्मणवादी सत्तात्मक व्यवस्था जो है, वो फिर से ब्राह्मणवाद के नए प्रस्फुटन में जाकर के शामिल हो जाए, नए इंटरप्रिटेशन में जाकर शामिल हो जाए, तो नुकसान सारी स्त्रियों का है। मैं तो ये कहूंगी, वो जी जो छद्म विमर्श चला रही हैं, उनको भी हमें आलोचनात्मक ढंग से काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। वो अपने दमन को थोड़ा याद करें, उसको वो भूल जाती हैं कि ये वही परिवार है, हिंदू परिवार, जिसमें लगातार रोजाना स्त्रियों की पिटाई होती है। और मनुस्मृति में लिखा है, मनु ने, कि ऐसी स्त्रियों की पिटाई बांस की छड़ी से होनी चाहिए, यहां तक मेंशन किया हुआ है। अब बताइए। मनुस्मृति और तुलसीदास जी भी ताड़न के वो अधिकारी समाज बता है चुके हैं। जी जिसमें अगर आप स्त्रीवाद चलाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत ज्यादा सेल्फ जी आलोचना, जो कहते हैं सेल्फ क्रिटिसिज्म, में शामिल समय कम है, इसलिए आखिरी प्रश्न अनीता जी आपसे, कि जैसे आप या सविता जी लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं ऐसे लोगों की जो सही मायने में स्त्री विमर्श को समझ रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ऐसे में उन लोगों को भी एक्सपोज नहीं किया जाना चाहिए जो इस छद्म को ओढ़कर नाटक करके अपने को स्त्रीवादी दिखा रहे हैं या स्त्री विमर्श को ही कलंकित कर रहे हैं? क्या वो उनके नाम सामने नहीं आने चाहिए कि ये ढकोसला क्यों, ये पाखंडी लोग क्यों हैं वहां? देखिए, मैं तो ये समझती हूँ मुकेश जी कि वो सामने तो है ही हम सबके। और सविता जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि एक आदर्शवादी व्यक्ति ही समाज बदलता है। मेरा जहाँ तक ख्याल है, वो किसी जाति और इस तरह के भेदभाव को नहीं मानता। तो स्त्रीवाद और जो भी है, वो भी आदर्श तो है ही। लेकिन मैं मुकेश जी कहना चाहूंगी कि देखिए, जो अपने सामने बातों को इससे होते हैं, चूंकि पूरी जो व्यवस्था है, वो पूरी व्यवस्था पितृसत्तात्मक है, सामंतवादी है, जातिवादी है, ब्राह्मणवादी है। तो चीजें इतनी आसान नहीं होती हैं जितना हम सोचते हैं। बहुत संश्लिष्ट, बहुत कठिन चीजें हैं। और लोग अपने अपने उनसे सामने आते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि उनका विरोध होता है, लेकिन उनके पैरेलल एक सपोर्ट सिस्टम खड़ा है। जैसे देखिए कि जो अशोक पांडे है, वो डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ लिखते हैं, और मैं उनको लिख रही हूँ, और वो मतलब कि वो मतलब मेरी बदनामी कर रहे हैं, लोग उनके सपोर्ट में खड़े हैं। वो मुझे संदिग्ध औरत और बदमाश औरत बोल रहे हैं, अशोक पांडे, लेकिन उनके चहेते बहुत हैं, तो वो उनकी सपोर्ट करते हैं। उनके साथी जो है वो मैं ये कह रही हूँ ना कि पूरा उनका सपोर्ट सिस्टम है। आप अगर आवाज भी उठाते हैं, मैं एक अकेली आवाज उठाऊंगी तो 100 आवाजें उनके साथ में खड़ी हुई हैं। तो जब आप आवाज उठाते हैं तो कई बार आप अकेले भी होते हैं, क्योंकि उनका पूरा एक सिस्टम बना हुआ है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये जो प्रोटेक्शन है ना, ये ऐसा नहीं कि विरोध नहीं होता है, लेकिन साथ साथ वो प्रोटेक्शन सिस्टम भी साथ साथ चल रहा है। तो कुछ लोग एक्सपोज हो रहे हैं उसमें, और वो चलता रहता है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि हमारी लड़ाई जो है वो चलती रहती है। और मुझे लगता है कि ये
ये चलती रहेगी और ये अब इसको 30 साल 40 साल 50 साल चीजें धीरे धीरे चेंज होती है, धीरे धीरे लोग निकल के आते हैं, धीरे धीरे लोग विकास हो रहे हैं, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं है। और जी जब आप सोच, जब पूरा संस्थान खड़ा हो जाए किसी को बचाने के लिए, तो एक व्यक्ति क्या करेगा? एक व्यक्ति क्या करेगा? एक व्यक्ति उसको, जो सविता जी कह रहे हैं कि जो उन लोगों को पुरस्कार देने के लिए क्या बोलते हैं, नवलेखन पुरस्कार, ये पुरस्कार जब देने को बड़े बड़े साहित्य संस्थान खड़े हो जाएं, तो उसमें आप बताइए कि लोग कहेंगे अरे ये तो लोग, इनकी लड़ाई तो जेलेसी की लड़ाई है, ये तो चिढ़ते हैं, ये तो ये करते हैं। ये सारी चीजें वो आवरण के तौर पे पेश करने लगते हैं, सैद्धांतिक लड़ाई को छोड़ करके। तो वही मैं कह रही हूँ कि एक ऐसा सिस्टम में सेंध लगाना जो जातिवाद और पितृसत्ता और ब्राह्मणवाद का किला बना हुआ है, उसमें जो है वो बहुत हिम्मत वाले अपना काम कर पाते हैं, और है लोग ऐसे, लेकिन मुझे लगता है कि उनका वर्चस्व ज्यादा है, क्योंकि ये देश जातिवादी देश है, ये देश ब्राह्मणवादी देश है, ये पितृसत्तात्मक देश है। तो जी लेकिन चीजें टूटती हैं, आदर्शवादी लोग ही बिल्कुल तोड़ते हैं। टूटती हैं, टूट रही हैं और लड़ाई भी चलती रहेगी और स्त्री विमर्श ज्यादा समावेशी होकर निकले, ज्यादा लोगों को शामिल कर पाए, इसी में उसका भविष्य भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप दोनों का, धन्यवाद। जाने माने चित्रकार हैदर रजा पर इन दिनों पेरिस में एक विशाल प्रदर्शनी चल रही है। इस प्रदर्शनी में हैदर रजा के 100 से अधिक चित्र और 100 से अधिक दस्तावेज प्रदर्शित किए गए हैं और माना जाता है कि विश्व स्तर पर यह उनकी सबसे बड़ी प्रदर्शनी है। जाने माने संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी आज इसी प्रदर्शनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं दूसरी आवाज। नमस्कार। दूसरी आवाज में आज मैं रजा की उस प्रदर्शनी के बारे में बात करना चाहता हूं जो उनके जीवन और कला वृत्त में अब तक की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है, जिसमें लगभग 100 कलाकृतियां और लगभग इतने ही दस्तावेज शामिल हैं, और जो 14 फरवरी को पेरिस में सेंटर दे पोम्पिडू में शुरू होने जा रही है। ये प्रदर्शनी फ्रांस में ही नहीं बल्कि शायद पश्चिम में कहीं भी होने वाली किसी भारतीय आधुनिक कलाकार की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है। और ये राजा की जन्मशती के एक तरह से उत्तर राग की तरह आयोजित है और 3 महीने चलेगी। ये 15 मई तक चलेगी। रजा एक छोटे से वन ग्राम में पैदा हुए थे, जहां कुल 8-10 झोपड़ियां थी। वहां से चलकर उनकी शिक्षा ककैया, मंडला, दमोह, नागपुर, इन सब जगहों पर हुई। और फिर वो बंबई पहुंचे, जहां उन्होंने प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना में हिस्सेदारी की। वो उसके संस्थापकों में से एक बने और 1950 में वो फ्रेंच सरकार की एक वृत्ति के अंतर्गत फ्रांस गए। और फिर ऐसा संयोग हुआ कि वो फ्रांस में लगभग 60 वर्ष रहे, यानी अपने जीवन और कला जीवन का 2/3 हिस्सा उन्होंने फ्रांस में बिताया। रजा
हिंदी को अपनी मातृभाषा कहते थे और वो त्रिभाषी थे, यानी हिंदी, फ्रेंच और अंग्रेजी में समान अधिकार रखते थे। वो त्रिधार्मिक थे क्योंकि इस्लाम, हिंदू और ईसाई धर्मों में उनकी गहरी दिलचस्पी और पैठ थी। वो हिंदी कविता के अथक प्रेमी थे। उन्होंने अपने कैनवासों पर, और उनकी संख्या 100 के लगभग है, शब्द अंकित किए, हमेशा एक अपवाद को छोड़कर देवनागरी में। और ये उक्तियां हैं, आप्तवचन हैं, जो उन्होंने वेद से, उपनिषद से, भक्तिकाल के कवियों से, उर्दू के बड़े कवियों से और आधुनिक हिंदी के कवियों से लिए। किसी और आधुनिक कलाकार ने संभवतः विश्व भर में कविता को और शब्द को, चित्रों में वो गौरव स्थान नहीं दिया जो रज़ा ने दिया। रज़ा नर्मदा के इर्द गिर्द अपने बचपन में रहे थे और उनकी इच्छा के अनुसार हमने उन्हें मंडला में ही, नर्मदा के बहुत नजदीक दफनाया है। नर्मदा के बारे में ये कहा जाता है कि वो उभय तट तीर्था है, यानी वो ऐसी पवित्र नदी है जिसके दोनों ओर पावन तीर्थ हैं। तो एक तरह से रज़ा भी उभय तट तीर्थ थे। वो एक ओर भारत के थे तो दूसरी ओर फ्रांस के। वो कहते थे कि फ्रांस ने मुझे सिखाया कि चित्र कैसे बनाना चाहिए, पर भारत ने सिखाया कि काहे पर चित्र बनाना चाहिए। वो जिन द्वैतों के बीच उनकी कला का प्रवाह था, उभय तट तीर्थ होते हुए, तो एक तरफ भारत और फ्रांस, एक तरफ सौंदर्य, दूसरी तरफ भय, एक तरफ ऐन्द्रियता, दूसरी तरफ अध्यात्म, एक तरफ बिंब, दूसरी तरफ शब्द, एक तरफ आधुनिकता, दूसरी तरफ स्मृति, एक तरफ उत्सव धर्मिता, दूसरी ओर प्रार्थना, एक तरफ रंग, दूसरी ओर अवधारणाएं, एक तरफ इतिहास, दूसरी तरफ अनंत, एक तरफ क्षोभ, दूसरी तरफ शांति, एक तरफ परदेश और दूसरी तरफ देश। तो इन सब के बीच बहते हुए नर्मदा की तरह उभय तट तीर्थ होते हुए रज़ा ने अपनी जो कला विकसित की उसे लगभग एक वैकल्पिक आधुनिकता कहा जा सकता है। ये नहीं कि उनकी कलाकृतियों में जब तक क्षोभ, तनाव, बेचैनी प्रकट नहीं होती, लेकिन अंततः वो सुसंगति के, शांति के, मौन के, चिंतन मनन के चित्रकार हैं। और एक तरह से ये कहा जा सकता है कि अपने समवयसियों और समकालीनों से, चाहे वो फ्रांस में रहे हों और चाहे भारत में, उनकी कला बिल्कुल अलग थी। उन्होंने शुरू किया था लैंडस्केप से, फिर वो सिटीस्केप की तरफ गए और फिर इनस्केप की तरफ आए।
तो ये उनका रेंज है, और ये रेंज इतना विपुल है और अपने मूल में इतने सघन रूप से भारतीय है और इतने उदाग्र रूप से आधुनिक है, और इसमें स्मृति, कल्पना और कौशल का जो खेल है वो अद्भुत है। इस कलाकार को फ्रांस में रजा फाउंडेशन की मदद से निश्चय ही जो प्रणति दी जा रही है वो अनूठी है। उसमें भाग लेने वाले और उस पर बौद्धिक चर्चा करने वाले लोगों में डॉक्टर होमी भाभा, अतुल डोडिया, रुबीना करोड़े, अनी मामतो, शालमला मोद जैसे लोग हैं। उन पर एक फिल्म दिखाई जाएगी। उनकी रचनाओं और उन पर रचनाओं के फ्रेंच अनुवाद की एक पुस्तक रजा एंड द स्पिरिट ऑफ नेचर भी लोकार्पित होगी, और उनके जो कैटलॉग रेज़ोने हैं वो भी लोकार्पित होंगे। फ्रांस के 2 बड़े संग्रहालय रजा को प्रणति दे रहे हैं, सेंटर दी पॉम्पिडू और म्यूजिक में। और इस विडंबना से मुकरा नहीं जा सकता कि भारत का कोई राज्य पोषित संग्रहालय या कला संस्थान जैसे राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, ललित कला अकादमी और भारत भवन, इनमें से कोई भी रजा का उत्सव मनाने की तो बात दूर, उनको याद तक करने का उपक्रम नहीं कर रहे। ये कुछ ऐसा ही है कि रजा लौट तो आए भारत अपने कला प्रेमियों, कलाकार मित्रों, प्रशंसकों के बीच, लेकिन जैसे राज्य की संस्थाएं उन्हें लौटने नहीं दे रही। युवा कवयित्री अनुपम सिंह का पहला कविता संग्रह मैंने अपना पुरुष गढ़ा है स्त्री के दुखों को नई भाषा और नए विचारों के साथ प्रस्तुत करता है। प्रेम और यौनिकता उसमें नए आत्मविश्वास और दावेदारी के साथ व्यक्त हुए हैं। जाने माने समालोचक प्रोफेसर अपूर्वानंद हमारे साथ हैं, तो आइए उनके साथ इस कविता संग्रह पर बातचीत करते हैं। ताना बाना में आपका स्वागत है अपूर्वानंद जी। अपूर्वानंद जी, पहला कविता संग्रह है अनुपम सिंह का, मैंने गढ़ा अपना पुरुष, और इसमें युवा कवयित्री हैं और मतलब इतनी कम उम्र में इतने सारे अनुभव एक स्त्री के रूप में, और उसको इस तरह से अभिव्यक्त करना, और उसके साथ साथ यौनिकता की तमाम जो वर्जनाएं हैं उनका अतिक्रमण भी करना एक युवा कवयित्री के लिए, से आप कैसे देखते? इस तरह से देखा जा सकता है कि जो आपने कहा कि अनुभव के इतने प्रकार हैं और इतने स्तर हैं, तो वह सिर्फ जो कविता लिख रही हैं उनके नहीं हैं, बल्कि स्त्री मात्र के हैं। ये कहा जा सकता है कि वे सारी स्त्रियां जो अनुपम सिंह के पहले हुई और जो उनकी समकालीन हैं और जो उनके बाद आने वाली हैं, तो यह जो अनुभवों का विस्तार है और उसकी विविधता है या उसकी स्तर है, ये इन सारी स्त्रियों के हैं। एक ये अवश्य है कि उम्र दिखलाई पड़ती है, जो युवावस्था है वह स्पष्ट रूप से उसका स्वर इन कविताओं में दिखलाई पड़ता है। तीसरी बात आपने यह कही कि यौन वर्जनाओं के भंजन का साहस भी इसमें है। एक समय आया था, आपको याद होगा, 60 का दशक हिंदी में, जब
कहा गया था कि यह यौन वर्जनाओं के टूटने का समय है, लेकिन वह समय प्रायः पुरुष समय ही था और पुरुष कवि और पुरुष कहानीकार, कथाकार जो लिख रहे थे उसको कहा जा रहा था कि वे यौन वर्जनाएं भंजित कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त ठीक उसी समय अशोक वाजपेयी ने लक्ष्य किया था कि यह दरअसल स्त्री विरोधी यौन क्रांति है जो पुरुषों की थी, क्योंकि वे जो यौन वर्जनाएं तोड़ रहे थे उसकी कीमत उनकी कविताओं में भी औरत चुका रही थी। तो जो तथाकथित साहस था उनका, वो साहस नहीं था, एक प्रकार की रूढ़ी का ही दूसरे प्रकार से बखान था। तो यह कहा जा सकता है कि अनुपम सिंह एक दूसरा काम कर रही हैं और अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो स्त्रियों के या महिलाओं के लेखन के यह एक बिल्कुल नई पीढ़ी है। एक पीढ़ी जो महादेवी वर्मा की होगी, उसके बाद एक पीढ़ी जो कृष्णा सोबती की पीढ़ी होगी, मनु भंडारी की पीढ़ी होगी। अगर अनुपम सिंह के ठीक पहले देख लें तो अनामिका और सविता सिंह आदि की पीढ़ी होगी और उसके बाद अब अनुपम सिंह हैं। तो औरत होने का अर्थ क्या है, औरत की देह का मतलब क्या है, औरत के लिए प्रेम का क्या मतलब है और प्रेम में उसकी देह कैसे शामिल रहती है। औरत स्वयं एक कामना युक्त प्राणी है, इस रूप में उसको देखना और उसके कामना की स्वायत्तता को स्वीकार करना, तो यह एक अगला कदम है। अनुपम सिंह इन सब से आगे का स्वर दिखलाई पड़ती है। इस रूप में यौन वो सारे संकोच जो संकोच पहले थे और वो सारी शिष्टताएं, वे शिष्टताएं उन संकोचों और शिष्टताओं पर एक तरह से विजय हासिल कर ली गई और इसके लिए वो अपनी भाषा करती हैं, क्योंकि इस तरह के विषयों को अभिव्यक्त करना, इनको प्रतिबिंबित करना अपनी कविताओं में एक चुनौती है कि आप कविता के रूप में उनको कैसे व्यक्त करें। तो इस तौर पर वो किस हद तक सफल होती हुई दिखती है। नहीं, अनुपम सिंह की भाषा में, कविता की भाषा में संभावना बहुत है, लेकिन अभी मैं ये कहूँगा कि वो संभावनाएं हैं और सशक्त संभावनाएं हैं जो इसमें दिखलाई पड़ती हैं। कविता का बनना बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। हम लोग इतने लंबे समय से बात कर रहे हैं और हम और आप सब जानते हैं कि इसके लिए कोई नियम नहीं है। जिसे कहा जाता है कि एक अनियम का नियम होता है जिससे कविता बनती है, लेकिन यह दिखलाई पड़ता है कि वे बहुत गौर से देखती हैं अपने आसपास की दुनिया को और उसका वर्णन और उसका चित्रण भी कर सकती हैं। वे मन के अंदर जो कुछ चल रहा है उसे भी बहुत गौर से देख सकती हैं और उसे भी व्यक्त कर सकती हैं, और ये कठिन है, इतना आसान नहीं है। तो ये क्षमताएं अनुपम सिंह की भाषा में दिखलाई पड़ेगी कि यार वे प्रकृति को भी गौर से देख सकती हैं, आसमान को भी देख सकती हैं, ज़मीन को, खेत में क्या चल रहा है और साथ साथ औरत के मन में क्या चल रहा है, इसको भी वे गौर से देखें। तो उनकी भाषा इन सब का वहन कर पाती है, ये तो स्पष्ट ही दिखलाई पड़ता है। जी, तो यौन संबंधों की बात करें, वो जिस तरह से एक दावेदारी सी प्रस्तुत करती हैं, एक पूरे आत्मविश्वास से भरी हुई हैं, अपने देह पर जो अधिकार की बात है उसको खुद तो मानती हैं, मनवाने पर भी जोर देती हैं। ये तमाम चीजें हैं जो उनकी कविताओं में व्यक्त होती है। एक जो छोटी सी कविता है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। आत्मा देह का ही विश्वास है, हमारे बीच आत्मा की साझेदारी नहीं, देह का लंबा चौड़ा पाठ है, जहां लदे हैं कांटों भरे झरबेर के दो पेड़। देह भी उतना ही जोड़ती है एक दूसरे से जितना कि आत्मा का मिथक। मेरी पाठशाला का प्राथमिक सच, प्राथमिक ज्ञान, मेरी तुम्हारी यह देह है। हाँ। जी, तो अक्सर जो हम लोग बातचीत में भी देह को पीछे करते हैं और जब भी हम प्रेम को गरिमा देना चाहते हैं तो उसमें देह लुप्त हो जाती है, लेकिन देह
कितनी महत्वपूर्ण है इस प्रेम के लिए, बल्कि इस आत्मा के लिए भी, यह बात इस कविता से बहुत स्पष्ट रूप से जाहिर है। और ये अनुपम सिंह दूसरी कविताओं में भी करती हैं, जहाँ वे अपनी देह का जिक्र करती हैं, अपनी देह का उसको नहीं कहेंगे, औरत की देह, और औरत की देह की अपनी इच्छाएं हैं, और उन इच्छाओं को व्यक्त करने में किसी भी तरह की लज्जा नहीं होनी चाहिए। यह उनकी कविताओं से बहुत स्पष्ट है। जी, एक ये जो कई बार ऐसा लगता है इस पूरे संग्रह को पढ़ते हुए कि ये एक तरह के शोक गीत है स्त्री का। लगातार कविताओं में दुख, दर्द, पीड़ा, वो सारा और जो भेदभाव समाज से कोई स्त्री झेलती है, वो तमाम रूप में प्रकट होती है। क्या आपको लगता है कि ये एक लंबी शोक कविताओं की एक श्रृंखला जैसा है ये संग्रह? आपका कहना बिल्कुल ठीक है मुकेश जी, कि एक स्तर पर ऐसा लगता है कि इसमें दुख बहुत है, शोक बहुत है, क्षोभ भी है। और जब मैं इसको पढ़ रहा था, दोबारा पढ़ रहा था, तो मुझे उससे उलझन हो रही थी, और मुझे लग रहा था कि ये कुछ ज़्यादा है। और फिर मैंने सोचा कि लेकिन अगर इसे आप ध्यान में दें कि यह सिर्फ जो कविता लिख रही है उसका नहीं है, और वैसे भी जो कविता लिख रही है वो अपने सिर्फ दुख की बात नहीं करती है। हो सकता है उसे कोई दुख ना हो उसके अपने जीवन में, लेकिन वह अपनी पीढ़ी, अपने पहले की पीढ़ी, इतनी सारी पीढ़ियां जो गुजर चुकी हैं, उनका जो संचित दुख है, अगर उनकी कथा कही जाए अभी भी, तो यह पर्याप्त नहीं है जो किया गया है। इसके बावजूद मुझे जो एक बात लगी वह यह, और हो सकता है ज़्यादती हो मेरा ऐसा कहना, कि देह और प्रेम और यौनिकता, इन सब का एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी है, और वह मुझे दिखा नहीं इस संग्रह में। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ एक ही संग्रह में दिख जाए, लेकिन वह एक चीज़ है जो मुझे नहीं दिखी, और यह मैं खोज रहा था ज़रूर, वह दिखलाई नहीं पड़ी। जी, इस कविता संग्रह का शीर्षक भी बड़ा दिलचस्प है, मैंने गढ़ा है अपना पुरुष। इसे किस तरह से देखा जाए? वो अपनी एक कविता में कहती भी हैं कि मैं उसकी जांघ पर कुहनी टिकाए सिगार पी रही हूँ, मैंने अपना पतझड़ उसकी टोप में छुपा दिया है, मुझसे सभी नायिकाएं रश्क कर रही हैं कि मैंने अपना पुरुष कैसे गढ़ा। क्या वो अपनी कविताओं में अपना पुरुष गढ़ रही हैं, अपनी जो देह, यौनिकता, प्रेम और इन सब के जरिए गढ़ती हुई दिखाई दे रही? अगर आज तक की कविता को देखें, हिंदी कविता या दुनिया की कविता को देखें, क्रांतिकारी से क्रांतिकारी कवि, वह स्त्री को गढ़ता है। स्त्री देह का वर्णन करना, तो स्त्रियां गढ़ी जाती हैं सारी कविताओं। तो उनके बरक्स अगर रखा जाए तो यह एक बहुत साहसिक प्रस्ताव है, दिलचस्प प्रस्ताव है, पुरुष को गढ़ना। लेकिन अगर देखें तो उस वक्तव्य के अलावा, उस दावे के अलावा, वह चीज़ दिखलाई नहीं पड़ती है इन कविताओं में। यानी वह पुरुष कैसे गढ़ा जा रहा है, या कौन सा पुरुष है जिसको गढ़ा गया है। यह दरअसल अभी भी स्त्री की अपनी कविता है कि स्त्री अपने आप को कैसे गढ़ती है, और वह भी बहुत ज़रूरी है। स्त्री अपनी देह को कैसे व्यक्त करती है, अपनी आकांक्षाओं को कैसे व्यक्त करती है। लेकिन अभी यहाँ यह सिर्फ एक प्रस्ताव है, या यह सिर्फ एक संकल्प है कि मैं अपना पुरुष गढ़ रही हूँ। वह कविता भी जिसका जिक्र आप कर रहे थे, जिसका शीर्षक है मैंने अपना पुरुष गढ़ा है, वह कविता भी एक स्तर पर पूरी बन नहीं पाती है। और यह कहना कि मैंने, तो उस कविता में भी यह वाक्य सिद्ध नहीं हो पाता कि पुरुष कैसे गढ़ा गया है। अगर जांघ पर कोहनी रखकर सिगार पिए, तो जो पुरुष है, क्या वो पुरुष ऐसा करने की अनुमति दे रहा है? क्योंकि उस कविता में है कि उस पुरुष के दूसरी नायिकाओं से भी परिचय रहा है, और उसे ऐसी कोई स्त्री नहीं मिली है जो, तो इसलिए
शीर्षक और जो कविता में हो रहा है दोनों में मेल नहीं है। ये मेरी अपनी समझ है। कवियत्री की इस निर्भीकता को कैसे देखा जाए, जहां पर वो समलैंगिक संबंधों का स्वीकार करती हैं, एक से अधिक प्रेमियों की कल्पना कर रही हैं, एक से अधिक प्रेमियों के साथ उनका प्रेम व्यवहार चल रहा है, वगैरह वगैरह। साहस है, लेकिन अब अगर आप पिछले 20 वर्षों के भारत को देख लें तो यह एक तरह की स्थिति की अभिव्यक्ति है। एक नई औरत जो हमारे सामने है वह खुद को जाहिर कर रही है, और इसमें वह यह भी नहीं कह रही है कि यह मेरा साहस है, वह कह रही है कि यह मैं हूँ और इसको स्वीकार करो। समलैंगिक संबंध हैं और वे साहस सिर्फ इसलिए जान पड़ते हैं कि उनका विरोध इतना ज़्यादा है और इसके चलते उनकी हत्या हो सकती है, और ये पूरी दुनिया की बात है, सिर्फ भारत की बात नहीं है। तो इस रूप में ज़रूर साहस है, लेकिन इसको स्वाभाविक बनाने की इच्छा है। इसलिए इतनी सारी कविताओं में दोहराव भी आप देख रहे हैं। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ये दोहराव है, आप दोहराव कर रही हैं, लेकिन दोहराव अगर किसी चीज़ का किया जाए तो वह उसे स्वाभाविक बनाने के लिए भी किया जाता है। क्या आप इन कविताओं को एक ढांचे में बुना हुआ देख रहे हैं? स्त्री विमर्श, स्त्री की पीड़ा, स्त्री का संघर्ष, स्त्री की आकांक्षाएं, ये एक मोटे तौर पर खाका है इस पूरे कविता संग्रह का। समझने के लिए इन सारे सूत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैसी बात हमने शुरू में की थी हम दोनों, कि यह दरअसल आप कह सकते हैं कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कमिंग ऑफ एज, एक औरत है जो अब सामने है और वह अपने बारे में बात करना चाहती है, और वह अपने बारे में बात करते हुए उन सारी औरतों के बारे में बात करना चाहती है जो अपनी बात नहीं कर सकती। अगर इस संग्रह को इस तरह से देखा जाए तो वह यह है, उनकी सारी इच्छाएं, उनके किए गए संघर्ष जो असफलताओं में बीते होंगे, उनका साहस, तो इस रूप में। लेकिन मैं सूत्रों में नहीं बांधना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यह एक आवाज है जो कई आवाजों को खुद में समेटने की कोशिश करती है। मेरा अंतिम प्रश्न है अपूर्वानंद जी, क्या इस संग्रह की सफलता को और संभावनाओं को इस युवा कवियत्री के साथ अगर जोड़कर देखना चाहें तो आपकी टिप्पणी क्या हो? मैंने कहा कि इसमें अपार संभावनाएं दिखलाई पड़ती हैं अनुपम सिंह के इस संग्रह में, और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आगे हमें और ऐसे बहुत सारे संग्रह अनुपम सिंह देंगी। लेकिन अभी मैं इन संभावनाओं को देखकर ही काफ़ी आशान्वित हूँ। मैं जैसा कह रहा हूँ कि इस संग्रह की अगर एक कविता को हम लेंगे, और अभी हमारे पास उसका समय नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ कविता बनते रह जाती है, कुछ कविता का जो संकल्प है वो पूरा नहीं हो पाता है। जैसे जिस कविता से शीर्षक ही लिया गया है संग्रह का, मेरा यह कहना है कि उसका तर्क उसके भीतर नहीं मिलता है, और जो मेरा आत्मविश्लेषण हो सकता है। तो यह चीज़ है कि संभावनाएं बहुत दिखलाई पड़ती हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि जैसे जैसे कविताएं लिखी जाएगी वह और मंचती जाएगी, और हमारे पास सफल कविताओं की संख्या ज्यादा होगी। जी, अंत में मैं एक कविता पढ़ देता हूँ इसी संग्रह से। कहते हैं पुल जीवधारी होते हैं, पुल के पांव नहीं होते, वे टंगे रहते हैं बच्चों की कोमल पीठ पर। पुल से कवि, कलाकार, संगीतकार आते हैं, बारातें गुजरती हैं, अर्थियां आती हैं, पुल पर चढ़कर आता है आतताई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपूर्वानंद जी इस संग्रह पर बात करने के लिए, धन्यवाद आपका। छवि चमकाने के लिए हमारे नेता अक्सर तरह तरह के प्रपंच करते हैं। कई बार ये प्रपंच उनके गले पड़ जाते हैं, वो इन प्रपंचों से छुटकारा भी पाना चाहते हैं, मगर छवि बिगड़ने की चिंता की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। जाने माने व्यंग्यकार ज्ञान चतुर्वेदी आज अपने व्यंग्य न्याय का एक घंटा के जरिए
यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं उनका स्तंभ ना काहू से बैर। न्याय का मौन घंटा एक कॉन्सेप्ट है ना, जो जहांगीर ने शायद लटकाया था घंटा, कि जिसको रात बिरात भी दिक्कत हो तो घंटा बजा दे, जो राजा है वो फरियाद सुनेगा आपकी। तो ऐसे ही सुन के, ऐसे ही सोच के, कॉन्सेप्ट ये है कि एक राजा ने घंटा बदल लटकवा दिया कि जिसको कभी शिकायत हो सीधे घंटा बजाए, हम आपके साथ न्याय करेंगे। न्याय का मौन घंटा रचना का शीर्षक है। टंगवा दिया घंटा राजा ने, न्याय का घंटा। अब फरियादी रात के 12 बजे भी बजा दे तो राजा शैया त्याग करके न्याय करेगा। राजा विख्यात, राजा का न्याय जग प्रसिद्ध, समस्त प्रजा को खबर कि जिनको न्याय चाहिए वो बेखटके बजा दें वो घंटा, कि जो टंगा है सीधे राजा के बेडरूम की खिड़की पर। वहीं से लगी हुई एक लंबी डोर जिसका दूसरा छोर किले की दीवार के बाहर टंगा हुआ है। खींचा कि राजा भेज देता है ड्यूटी पर तैनात प्रहरियों को कि फौरन से पेशतर हाजिर करो व्यथित फरियादी को, ताकि हम न्याय के टंटे से निपटें और निद्रा लें। और अभी निद्रा लगी ही थी कि ना जाने किसने बजा दिया साला घंटा। रात्रि का तीसरा पहर, मन तो कर रहा है कि बजाने वाले का ही घंटा बजा। राजा भी मजबूर, छवि का प्रश्न, राजा न्यायप्रिय ये बताना है उसे, और उसी के चौंसले हैं साहब, वरना तो उठकर साला रात में कोई मुझे जगाए तो मैं उसको 4 लाते मारता। और फिर डोरी भी इतनी नीचे लटका रखी है बदमाशों ने, इन हरामी कर्मचारियों ने, कि कोई बच्चा भी बजा। अब राजा अगले दिन ऊँग रहा है, दरबार में ऊँग रहा है, महाराज स्वामी की जय हो। अरे यार, रात में 3 बार घंटा बजा दिया पट्टों ने, नींद ही पूरी नहीं हुई। राजा ने मानो स्वागत कहा, सरकार की जय हो। अरे जय तो खैर ठीक है, पर ये घंटे वाला पछड़ा यार बड़ा कठिन होता जा रहा है मंत्रीवर। राजा ने कहा, प्रभु जय जयकार कर रही है प्रजा, आपके न्याय की दुंदुभी बज रही है सब तरफ, और आज से हजारों बार वर्ष के बाद की पीढ़ियों में आपके न्याय की घंटे की किंवदंतियां और बिरदावलियां गाई जाएंगी। महाराज बहुत बढ़िया ये चल रहा है। राजा मोहन राव इनसे क्या कहें, बेवकूफों से। सत्य ही कह रहे दरबारी, प्रजा चौंसले पसंद करती है, उसे चाहिए नित्य नए नाटक। असली राजा वही जो बहलाता रहे इन मूर्ख जनों को, सही प्रशासन वही जो चलने दे 100 अन्याय पर लटका कर रखे एक अदद न्याय का घंटा। आधी रात को एक केस में न्याय दिखा दे और फिर दिन भर अन्याय करो, ये चाहिए प्रजा को। अब राजा की छवि पर वो तभी बारी जाती है, प्रजा अजीब है यार, क्या करे वो। उसने खुदवाए कुएं जो सूखे रह गए पर नाम तो हुआ, करवाए वृक्षारोपण जो वृक्ष कभी उगे ही नहीं पर हल्ला खूब रहा, करवाए भंडारे यज्ञ मंदिरों मस्जिदों के जीर्णोद्धार कि उसमें अपने बाप का कुछ जाता नहीं और एक धार्मिक छवि चमक जाती है। और इसी शोशेबाजी में यार एक बार एक घंटा लटकवा दिया, बस वही बेवकूफी होगी कि भूल जाएगी प्रजा कुछ दिनों लटका रहेगा, फिर धूल खाएगा कौन लाता है। बात यूं जोर पकड़ लेगी साला पता नहीं था। तो उसने कहा भैया पता ही दो इन लोगों को, दरबारियों को और अपने मंत्रियों को। उसने कहा यार जय जयकार की भली चलाई, जय जयकार करती है प्रजा, पर ये जो रोज रात में घंटा बजा देते हैं उससे जो नींद डिस्टर्ब होती है उसका क्या करें। मंत्री ने दरबारियों को कहा, दरबारियों ने मुहासिबों को कहा, उनने चारणों को कहा, चारणों चमचों को कहा। बात थ्रू प्रॉपर चैनल फैल गई कि राजा इस न्याय के घंटे के चक्कर में निद्रा नहीं ले पा रहा, दिन में ऊँगता रहता है, और ऊँगेगा तो कब तो सजेंगी महफिलें, कब बटेंगे इनाम इकराम, कब जाएगा वो शिकार पर, और कब चुनेगा नई नई सुंदरियां अपने हरम के लिए। हाय, न्याय के घंटे के कारण कितना अन्याय। फिर यार कुछ करो ऐसा, शासकीय व्यवस्था कुछ ऐसी बने कि न्याय का घंटा लटका भी रहे और बजने भी ना पाए, लटका रहे बजने भी ना पाए। और कर दिया, ये व्यवस्था हो गई भाई साहब, व्यवस्था हो गई। अब सब सुखी है, प्रजा सुखी है कि न्याय का घंटा लटका हुआ है, कि राज्य में संविधान है,
कि न्याय का घंटा है, हम कभी भी जा सकते हैं और हमें न्याय मिलेगा। और उधर राजा भी सुखी है, रात में आराम से सोता है। अब रात तो क्या, दिन में भी घंटा बजना बंद हो गया है। लगभग असंभव है इसे बजा पाना। फटक ही नहीं सकता कोई घंटे की डोरी के फुंदने के पास भी। कैसे किया? एक फाइल चलाई कि कोई घंटा ना चुरा ले जाए, और इस आधार पर घंटे की सुरक्षा के नाम पर प्रशासन ने घंटे की डोरी के ठीक नीचे एक पुलिस चौकी स्थापित कर दी। अब किसी के बाप की हिम्मत नहीं कि न्याय की डोरी के पास भी फटके। एक दो आए, उनको पकड़ लिया गया कि ये तो न्याय की डोरी चुराना चाहते। अब कोई नहीं आता, संविधान है पर पहरे में है। और अब कोई घंटा बजाने आता नहीं, ये घंटा बजता नहीं। और डराने वाली बात क्या है भाई साहब, कि घंटा नहीं बजता, इस सन्नाटे और मौन का अर्थ ये निकाला जा रहा है कि कहीं अन्याय ही नहीं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ताना बाना में आज बस इतना ही। आज का अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें tanabana@sathindi.com पर भेज सकते हैं। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले रविवार को रात 9 बजे मैं फिर हाजिर होऊंगा ताना बाना के नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।